बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी में हमने जैसे जनरल टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कवर किए हैं। आज हम सिस्टम स्पेसिफिक सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो जो अहम सिस्टम्स है, जो अहम पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह हम ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। तो आज हम जीआई सर्जरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले के एसोफेगस के बारे में, तो हर आर्गन की अलग अलग सर्जरी है और अलग अलग डिस्कशन है, वो हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो एक एडवाइस है सबके लिए कि जितना भी हम पढ़ते हैं कोशिश करें कि बैक एंड पे रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है नहीं। अभी से रिवीजन करेंगे, बाद में आप लोगों को आसानी होगी। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बाद में ज़्यादा आप लोगों को फिर मुश्किल होगा। सो ट्राई टू रिवाइज ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो लेकिन एसोफेगस के बारे में मस्कुलर स्ट्रक्चर which is responsible for the passage of food that is called esophagus। इसको हम सिंपल वर्ड में फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम यह है इट ओनली कैरी द फूड बट इट डज नॉट हेल्प इन द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। इसके अंदर न तो फूड की डाइजेशन होती है न एब्जॉर्प्शन होती है। इसमें जस्ट फूड की एक ट्रांसपोर्ट होती है। माउथ से लेके स्टमक तक फूड को कैरी करने वाला जो फूड पाइप है दैट इज कॉल्ड एसोफेगस, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है रिगार्डिंग द इन स्टेप वन एग्जाम के इट्स लेंथ इन एडल्ट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इट्स लेंथ इन एडल्ट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर। तो sometime it's also asked in the exam, ठीक है जी, कि what is the length of adult esophagus, that is called 25 centimeter। there are there are 4 layers of esophagus, ठीक है। esophagus के अंदर टोटल 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एवरीवन शुड नो द नेम्स। सबसे अंदर वाली साइड पे म्यूकोजा है, ओके जी, दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा। देन सब म्यूकोजा, मस्कुलरस लेयर एंड सीरोसा, ठीक है जी। मस्कुलरस लेयर एंड सीरोसा। तो एक्चुअली दीज आर द 4 लेयर, ठीक है जी, ऑफ द एसोफेगस। अब इसके अंदर आप लोगों से एनआरई स्टेप 1 के अंदर अगर वो पूछ सकते हैं ना, दैट इज सब म्यूकोजा। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर इन ऑल लेयर्स, ठीक है जी। ये जो चारों लेयर है इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है वो कौन सा है, सब म्यूकोजा है, ठीक है जी। तो इसको लिखें, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर। और इस सब म्यूकोजा के अंदर वेसल्स भी होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर नर्व्स वगैरह भी होती है। तो नर्व्स, वेसल, ये सारे के सारे सब म्यूकोजा में होते हैं। और ये जितने भी लेयर है चारों, इनके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर भी समझा जाता है, ठीक है। इसमें लिखे पार्ट्स ऑफ एसोफेगस। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ एसोफेगस, ठीक है। So esophagus is primarily, it is divided anatomically into 3 parts। How many? 3 parts, ठीक है। ये जो एसोफेगस है इसको हम एनाटोमिकली 3 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द डायग्रामेटिकल व्यू। देखिए, अगर हमारे पास दिस इज द एसोफेगस, ठीक है जी, एंड इट इज़ अ फूड पाइप कम बिलो एंड दैट इज टुवर्ड द स्टमक। जहाँ पे फूड इस एसोफेगस में एंटर करती है ये एसोफेगस इनलेट है, ठीक है जी। और जहाँ से ये बाहर जाती है ये एसोफेगस आउटलेट है, ठीक है जी। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है एसोफेगस का, दिस पार्ट, ठीक है, दिस इज इन द नेक एरिया। ये कहाँ पे आता है, नेक में। इसको सर्वाइकल पार्ट कहते हैं, ठीक है जी। सो द पार्ट ऑफ एसोफेगस दैट इज एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा इन द नेक एरिया दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसोफेगस दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट, ठीक है। इसको हम सर्वाइकल पार्ट कहते हैं।
फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम थोरेसिक पार्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थोरेसिक पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थोरेसिक। और लास्ट वाले को एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये जो लोअर एंड है इट इज बिलो द डायफ्राम, ये किसके नीचे है, डायफ्राम के नीचे है, इन द एब्डोमेन है, सो दैट इज कॉल्ड इट इज द एब्डोमिनल पार्ट। So regarding the esophagus part, we must know the name of the parts of esophagus. ठीक है जी। So upper third, that is cervical part, being the largest part, that is called cervical part, and the lower end of the esophagus, which is below diaphragm, that is called abdominal part। ठीक है जी। अब देखें पॉइंट ये है कि एसोफेगस का कुछ हिस्सा नेक में है, कुछ हिस्सा एब्डोमेन में है, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा ये थोरेसिक कैविटी में होता है। तो मतलब ये थोरेसिक कैविटी के अंदर जहाँ से ये पास होता है इसको हम मेडियास्टिनम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडियास्टिनम, दैट वी विल डिस्कस इन थोरेसिक एनाटॉमी, ठीक है जी। लेकिन जो मेडियास्टिनम होता है इट इज़ द स्पेस बिटवीन टू लंग वेयर द हार्ट इज एग्जैक्टली लोकेटेड। तो वहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, उनमें से एक का नाम क्या है, एसोफेगस है। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे ना, अब लोगों को जस्ट मैं एक क्लू बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज दी डायफ्राम, ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम इज द चीफ रिस्पिरेटरी मसल विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है जी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे ये स्टर्नम है, दैट इज द चेस्ट बोन, इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो मतलब चेस्ट के अंदर स्टर्नम इज एंटीरियर, वर्टेब्रास आर पोस्टीरियर। तो अगर हम यहाँ से लोकेट करेंगे तो ये एंटीरियर है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्टेब्रा नज़र आएगी तो ये क्या है, ये पोस्टीरियर है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट इस तरह पड़ी है, ठीक है जी, लेकिन इस हार्ट के ऊपर हमें एक इमेजनरी लाइन ड्रा करते हैं। दिस इज द इमेजनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द स्टर्नल एंगल, कहाँ से, स्टर्नल एंगल। आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, बट आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो एरिया मैंने ड्रा की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसमें हार्ट पड़ी है, इस एंगल से, इस लाइन से ये नीचे होता है, सो दैट इज इन दी इन्फीरियर मेडियास्टिनम। कौन सा, इन्फीरियर। और इस लाइन के ऊपर ऊपर जो जगह है इसका नाम क्या है, सुपीरियर मेडियास्टिनम है। जो मेडियास्टिनम है वो भी सुपीरियर है और इन्फीरियर है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे हार्ट पड़ा है ये इन्फीरियर के अंदर मिडल पार्ट में पड़ा है, कहाँ पे, मिडल पार्ट, तो इसको इन्फीरियर मेडियास्टिनम का मिडल मेडियास्टिनम कहते हैं, ठीक है जी। अब इस हार्ट के सामने ये जो जगह बन गया है ये वाला, इसको हम एंटीरियर मेडियास्टिनम कहते हैं, और ये वाला क्या है, पोस्टीरियर मेडियास्टिनम है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्फीरियर मेडियास्टिनम है इसमें मजीद तीन है, वन इज़ एंटीरियर, वन इज़ पोस्टीरियर एंड वन इज़ मिडल मेडियास्टिनम। तो जो एसोफेगस है ना, ये ऊपर से ऐसे आता है और इसने तो नीचे जाके स्टमक में जाना है, क्योंकि स्टमक में खुलता है और स्टमक को ये फूड देता है, ऐसा है कि नहीं, इस तरह आता है। तो अगर एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली पूछे कि जो एसोफेगस है ये कहाँ से पास होती है, तो आंसर इज मेडियास्टिनम। तो मेडियास्टिनम के अंदर एक तो ये कहाँ से पास होती है, सुपीरियर, क्योंकि ये तो ऊपर से आता है, नेक से आता है, और फिर नीचे जब ये इन्फीरियर में आता है तो फिर ये हार्ट के पीछे जाता है, सो दैट विल बी पोस्टीरियर मेडियास्टिनम। समझ रहे कि नहीं। सो एसोफेगस passes from superior mediastinum as well as posterior mediastinum in the inferior mediastinum, ठीक है जी। ये इसका एक कोर्स आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसमें another very important point you people should know regarding the esophagus, एक तो हमने इसके जो मेडियास्टिनम है उसके बारे में डिस्कशन की है, और यहाँ पे लेके एक MCQs दैट इज इम्पोर्टेंट वन कि एसोफेगस passes एंड डायफ्राम, ये कहाँ पे पास होगी, डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10, कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ T10। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना फॉर एग्जांपल कि जो एसोफेगस है ये जब डायफ्राम को क्रॉस करेगी, किस चीज़ को, डायफ्राम, विच इज़ द चीफ रिस्पिरेटरी मसल। तो जब ये डायफ्राम को क्रॉस करती है तो मतलब अगर जिस जगह से पास होती हैं उसको अगर आप पीछे जाके वर्टेब्रा के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करे तो ये किसके सामने आता है, T10 के सामने आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जैसे डायफ्राम हम अलग डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ ओपनिंग T8 के लेवल पे है, कुछ T12 के लेवल पे है और कुछ T10 पे है। तो नंबर वन कि डायफ्राम इज द चीफ रिस्पिरेटरी मसल, इट इज़ अ डोम शेप मसल, और ये कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है, और वहाँ से ये एसोफेगस पास होती हैं। क्योंकि अगर ये एसोफेगस डायफ्राम से पास ना हो जाए तो हाउ इट विल रीच टू द स्टमक, क्योंकि स्टमक तो नीचे है, स्टमक तो एब्डोमेन में है, और एनीथिंग फ्रॉम द चेस्ट जब वो एब्डोमेन में आते हैं इट मस्ट क्रॉसेस दिस डायफ्राम। वो किसको क्रॉस करेगी, डायफ्राम। तो ये MCQs बार बार एग्जाम के अंदर आया भी हैं
कि एट विच लेवल एसोफेगस पासिस इन दी डायफ्राम, आंसर विल बी T10, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, दो स्ट्रक्चर हैं जो डायफ्राम के अंदर जहां से पास होते हैं तो किस वर्टेब्रा के सामने है, T10, उनमें से क्या है, एसोफेगस और एक वेगस नर्व है, दैट इज कॉल्ड वेगस नर्व। ठीक है जी, ये दोनों याद रखने हैं। ओके, लेके ब्लड सप्लाई ऑफ द एसोफेगस, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सर्जरी के अंदर हमें इसकी ब्लड सप्लाई पता होना चाहिए। ठीक है जी, कि व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द एसोफेगस। ब्लड सप्लाई इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एसोफेगस। ठीक है जी, ब्लड सप्लाई। सो ब्लड सप्लाई के अंदर नीचे लेके दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल सप्लाई। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द आर्टीरियल सप्लाई। पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि जो आर्टीरियल सप्लाई है वो कौन कौन सी है। ठीक है, अब देखें, जो एसोफेगस है इसको जो ब्लड मिलती है दैट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ एसोफेगस। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग सबसे पहले के सर्वाइकल पार्ट, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है, सर्वाइकल है। सर्वाइकल पार्ट को जो ब्लड मिलती है दैट इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी। कहाँ से मिलती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब देखिए यहाँ पे लोग ये गलत करते हैं कि सम स्टूडेंट से कि यार थायराइड ग्लैंड तो अलग चीज़ है लेकिन एसोफेगस तो अलग है, बट ये जो इंफीरियर थायराइड है ये जब अपने ग्लैंड की तरफ जाती है तो ये रास्ते में जाके सर्वाइकल पार्ट ऑफ एसोफेगस को भी ब्लड देती है। ठीक है जी, तो इसको मतलब स्टार करें, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, कि जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है इट विल सप्लाई ब्लड टू दी सर्वाइकल पार्ट ऑफ द एसोफेगस। ठीक है जी, फिर इसके बाद लेके आए थोरेसिक पार्ट। एसोफेगस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट को जो ब्लड मिलती है लेके ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग अयोटा, कहाँ से, ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग अयोटा। लेकिन जो डिसेंडिंग अयोटा है ये जब थोरेक्स में आती है तो उसको थोरेसिक अयोटा भी कहते हैं, लेकिन आप लोग सिंपल लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड branches of descending aorta. So branches of descending aorta, that is very important one, so that will supply blood to the middle part of the esophagus. ठीक है जी, फिर इसके बाद लेके एब्डोमिनल पार्ट। एक क्या होता है, एब्डोमिनल पार्ट, कि जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पार्ट। इसको जो ब्लड मिलती है दैट इज कॉल्ड फ्रीनिक आर्टरी। ठीक है जी, ये फ्रीनिक आर्टरी मतलब सम फ्रीनिक आर्टरीज आर देयर बट दे आर वेरी माइन्यूट, बट इसमें अगर आप लोगों ने एक याद रखना है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसको भी स्टार करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो प्लीज रिमेंबर दीज आर द थ्री सोर्सेज विच सप्लाई ब्लड टू द एसोफेगस। ठीक है जी, सो इनमें से जो MCQs में आता है रिगार्डिंग द एनाटमी या सर्जरी, इसका एक तो सर्वाइकल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक एब्डोमिनल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो अपर 1/3 ऑफ एसोफेगस रिसीव ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और जो लोअर 1/3 है इट विल रिसीव ब्लड फ्रॉम दी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है जी, ये MCQs हैं। अब देखें, एसोफेगस का जो लोअर एंड है इट इज अटैचेस विद द स्टमक, और जो स्टमक को सप्लाई करेगी उनमें से एक आर्टरी का नाम लेफ्ट गैस्ट्रिक है, और ये आर्टरी स्टमक के साथ साथ लोअर हाफ ऑफ दी एब्डोमिनल पार्ट ऑफ दी एसोफेगस को भी सप्लाई करती है। ठीक है जी, तो ये इसकी आर्टियल सप्लाई है। अब लेके वीनस ड्रेनेज क्या है, अभी डिस्कस करेंगे कि जो एसोफेगस है इसको जब हम ब्लड देते हैं तो इससे वापस ब्लड भी लेना है, तो इसको हम कहते हैं वीनस ड्रेनेज, दैट इज कॉल्ड वीनस ड्रेनेज। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें, दैट इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ एसोफेगस। ठीक है, वीनस ड्रेनेज। देखिए, वीनस ड्रेनेज के लिए आप लोगों ने ऐसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रा करे या एक डायग्राम ड्रा करे, दिस इज फॉर एग्जांपल एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर जो अपर 1/3 है, फिर मिडल 1/3 है एंड लोअर 1/3 है। ठीक है जी, नाउ दिस पार्ट ऑफ द एसोफेगस इज सर्वाइकल पार्ट, दिस इज द थोरेसिक पार्ट एंड दैट इज द एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है जी, इस तरह तीन हिस्से हैं। अब सवाल ये है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो अपर 1/3 है, अपर, इसको ब्लड किसने दी है, इंफीरियर थायराइड ने, तो यहाँ से ब्लड लेने वाले इंफीरियर थायराइड वेन होता है। क्या होता है, इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है जी, इंफीरियर थायराइड वेन, क्योंकि जो आर्टरी है वो रिप्लेस किससे हो जाएगी, वेन से। ठीक है जी, और एक पॉइंट याद रखें कि यहाँ से आगे जितना भी ब्लड है वो एट द एंड जाएगी, दैट इज सुपीरियर वीना केवा। किस में जाएगी, सुपीरियर वीना केवा। ठीक है जी, फिर इसके बाद यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड द ब्लड विल गो इन द एसोफेजियल वेन। किस में जाएगी, एसोफेजियल वेन में जाएगी। मतलब जो डिसेंडिंग अयोटा की ब्रांचेस है कि जो ब्लड देती है थोरेसिक पार्ट को, तो वहाँ से ब्लड जब वापस जाएगी तो पहले एसोफेजियल वेन में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, एसोफेजियल वेन्स में जाएगी। और ये जो एसोफेजियल वेन्स होते हैं ये भी इवेंचुअली जाएंगे सुपीरियर वीना केवा। किस में जाएंगे, सुपीरियर वीना केवा। ठीक है जी, तो हमें ये चीज़ समझनी है
कि एसोफेगस का जो अपर 1/3 है और मिडल 1/3, इनकी जो ब्लड है वीनस ब्लड, दैट इज इवेंचुअली ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा, ठीक है जी। लेकिन अब इसको ना स्टार करना है और ये अहम है, इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द MCQ। अब जो लोअर 1/3 है जिसको एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस कहते हैं, इसको ब्लड यहाँ पे किसने दी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसका जो वापस रिटर्न है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में होगा, किस में होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो आप लोगों ने इसको ऐसे याद करना है कि द वीनस ब्लड फ्रॉम द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस दैट विल बी ड्रेन इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है जी। और फिर इसके बाद ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ये फिर अपना ब्लड आगे देती है पोर्टल वेन को, किसको, पोर्टल वेन को, ठीक है जी। और पोर्टल वेन अपना ब्लड आगे देती है लीवर को, किसको देती है, लीवर को देती है। और लीवर जो ब्लड है वो आगे देती है हेपेटिक वेन, कौन से, हेपेटिक वेन को, क्योंकि हेपेटिक इज द वर्ड यूज फॉर लीवर। तो लीवर से वापस ब्लड ले जाने वाले वेन्स कौन से होते हैं, हेपेटिक वेन। और जो हेपेटिक वेन है इसने आगे ब्लड देना है इंफीरियर वीना केवा को, समझ रहे कि नहीं। और इंफीरियर वीना केवा विल ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। तो जो सुपीरियर वीना केवा है और इंफीरियर वीना केवा है ये दोनों राइट एट्रियम में ड्रेन करते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ड्रेन द ब्लड टूवर्ड पोर्टल साइड, कौन सा, पोर्टल साइड। तो पोर्टल वेन में, लीवर में, हेपेटिक वेन में एंड इंफीरियर वीना केवा में जा रही है, ठीक है जी। अब देखें ये मैं डिटेल में आगे फिर एनाटॉमी में लेके जाऊंगा, अभी तो हम सर्जरी पार्ट में जाएंगे, लेकिन जस्ट इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना वो याद रखने वाली है कि यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बताऊँ कि दिस इज कॉल्ड दी इंफीरियर थायराइड वेन, जो कौन से है, इंफीरियर थायराइड वेन है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नीचे दीज आर एसोफेजियल वेन, कौन से हैं, एसोफेजियल वेन है। और फिर इसके बाद नीचे क्या है, दैट इज ऑफ वेरी गुड, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। सो देयर आर 3 सेट्स ऑफ वेन इन दी एसोफेगस। लेकिन ये जो हर एक वेन है इनके दरमियान कनेक्शन होता है, क्या होता है, कनेक्शन। इन कनेक्शन को हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस कहते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। अब देखें जस्ट फॉर अ वाइल टेक 1 to 2 मिनट, और मैं समझता हूँ कि आप लोग लेके ना इधर फोकस करें, कि आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखें दिस इज द अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस, दिस इज द मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस। अब ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है इसने इवेंचुअली जाके किस में जाना है, सुपीरियर वीना केवा। केवा का मतलब केवल साइड है, क्या है, केवल साइड है। अब इसका जो ब्लड है ये भी किधर जाएगा, केवल साइड में जाएगा। तो ये जो एनास्टोमोसिस है इसका वीपर भी केवल है और इसका नीचे भी है, इसको केवो केवल एनास्टोमोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, केवो केवल एनास्टोमोसिस। के ऊपर भी वीना केवा है, नीचे भी वीना केवा है। लेकिन अगर आप इसको देखें ये वाला, तो इसके ऊपर ये किधर जा रही है, सुपीरियर वीना केवा में, बट इसके ये नीचे वाला किधर जा रहे हैं, पोर्टो। तो इसका नाम है पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, इसका नाम क्या है, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। ये नाम सुने कभी के नहीं। तो एनाटॉमी के अंदर जब हम सुनते हैं ना पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस ये एसोफेगस के अंदर लोअर पार्ट में है कि अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में होता है। ये MCQs आता है, क्यों आता है, इसकी वजह क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अभी आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। अब इधर फोकस करें शाबाश। अगर एक पेशेंट है, लेट सपोज, इधर फोकस करें सारे, उसका प्रॉब्लम है लीवर के अंदर, ठीक है जी। अ पेशेंट हु हैज़ लाइक हेपेटाइटिस बी, क्या है, हेपेटाइटिस बी है। या एक पेशेंट है उसको लॉन्ग रन से हेपेटाइटिस सी है, या एक पेशेंट है उसको लॉन्ग रन से CLD है, या एक पेशेंट है उसको जनाब लॉन्ग रन से सीरोसिस है, क्या है, सीरोसिस है। तो इस सब कंडीशन के अंदर लीवर इज बैडली डैमेज, ठीक है जी। लीवर जब डैमेज हो जाए तो देन पोर्टल वेन विल नॉट ड्रेन इनटू द लीवर, क्योंकि जब लीवर खुद खराब होगा तो वो पोर्टल वेन से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मतलब बैक प्रेशर किस पे जाएगी, पोर्टल वेन पे। तो इसलिए क्रोनिक लीवर डिजीजेस कैन कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन, क्या करेगी, पोर्टल हाइपरटेंशन। इधर फोकस करें। और जब पोर्टल वेन पे प्रेशर बढ़ेगी तो उससे फ्लूइड लीकेज होगा कि नहीं, और जब फ्लूइड लीक करेगा वो लीकेज किधर जाएगी, एब्डोमेन में जाएगी। दैट इज़ वाई जिनका लीवर काम नहीं करता उनके पेट में पानी होता है, दैट इज कॉल्ड एसाइटस। वो क्या होता है, एसाइटस। तो लीवर डिजीज और लीवर फेलियर लीड टू पोर्टल हाइपरटेंशन। और जो पोर्टल वेन है अगर ये खुद ब्लड से भर जाएगा तो ये फिर किससे नहीं लेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से। और अगर ये ब्लड से भर जाएगा तो फिर ये इधर से नहीं लेगा ना। तो एसोफेगस के अंदर जो लोअर एंड है उसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की क्या हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायलेशन। अब अगर ये एनास्टोमोसिस ना होता ये तो 2 दिन में पड़ जाता, समझ रहे कि नहीं।
लेकिन अब ये बाईपास है तो ये जो बैक प्रेशर है ये फिर इस एनास्टोमोस के ज़रिए किस वेन में जाएगी, फेजल वेन में, और वो ब्लड को कहाँ पहुँचाएगी, सुपीरियर वीना केवा, ताकि पेशेंट में प्रॉब्लम कम से कम रहे। सो दिस एनास्टोमोसिस हैज़ अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आर नॉट, यस। तो ये जो पोर्टो केवल एनास्टोमोस है एसोफेगस के कहाँ पे, लोअर एंड में, इट बाईपास द ब्लड व्हेन देयर इज पोर्टल हाइपरटेंशन। समझ रहे कि नहीं, कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो ये ब्लड को क्या करता है, बाईपास करता है। अब इधर फोकस करें, लेकिन इस पे अगर 1 साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 3 साल गुजर जाए, 10 साल भी गुजर जाए, तो ये जो वेन है ये ऑल द टाइम डायलेट होगा कि नहीं। और जब आप एक गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे और इसके जो लेयर्स है वो भी कम थिन और थिन हो जाएंगे, तो जब ये डायलेट होता रहेगा तो इसके रप्चर चांसेस भी तो हो सकते हैं कि नहीं। अब सवाल ये है कि अगर ये लीवर जो है इसमें इंजरी है, मतलब इंजरी का मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, तो बैक प्रेशर किस पे लगेगी, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन प्रेशर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन बिकम डायलेट और कंस्ट्रिक्ट, डायलेट। सो व्हेन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन in the lower end of esophagus become dilated due to the reason problem lies in the liver is called esophageal varices। इसको क्या कहते हैं, एसोफेजियल वेरिस कहते हैं, ठीक है जी। तो एसोफेजियल वेरिस तो सबने नाम सुना होगा, लेकिन वी शुड नो द एनाटॉमी बिहाइंड दैट कि एसोफेजियल वेरिस होता कैसे है, ठीक है जी। तो जब पेशेंट में ये जो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस की वेन है अगर ये डायलेट हो जाए और ये रप्चर कर जाए तो ब्लीड करेंगे कि नहीं, और वो ब्लड जब एसोफेगस में आएगी तो बंदा वोमिट करेगा। सो देयरफॉर इन एसोफेजियल वेरिसेस देयर विल बी हेमाटोमेसिस, क्या होगी, हेमाटोमेसिस, द पेशेंट विल कम विद ब्लड इन द वोमिट। समझ रहे कि नहीं, वो जब वोमिट करेगा तो उसके अंदर खून आएगा, ठीक है जी। तो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी याद रखें, अगर एक मरीज है उसको जिगर का मसला है, लीवर का मसला है, चाहे वो CLD है, चाहे हेपेटाइटिस बी है, लेकिन वो आता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो सुबह सवेरे मुंह भर के उल्टी आ गई, समझ रहे कि नहीं, लेकिन जब उसने उल्टी की है तो उसके अंदर फ्रेश ब्लड है, क्या है, फ्रेश ब्लड है। सो इट मे बी अ केस ऑफ रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये आप लोगों को कहानी पता होना चाहिए कि जब हम सर्जरी में जाए तो इन एरियाज के अंदर 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली पोर्टो सिस्टेमिक और पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, it allow the blood pressure, it allow the blood to shunt from the lower end to the upper end to minimize the pressure in case of which hypertension, portal hypertension, ठीक है जी। लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ता रहे ये कम ना हो जाए, so it will lead to rupture of these vessel and that lead to bleed, वो क्या करेगी, bleed करेगी, and that is one of the emergency, ये क्या है, emergency होती है, ठीक है जी। ये क्लियर होगा कि नहीं, that is important one। तो हमें ब्लड सप्लाई आर्टियल पता होना चाहिए, ब्लड सप्लाई वीनस भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं हम डिजीज की तरफ, एसोफेगस। तो सबसे पहले के एक्लीजिया, अभी हम डिस्कस करेंगे इनकी जो डिजीज है उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज मीन बाय द पैथोलॉजीज ऑफ एसोफेगस। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्लीजिया कार्डिया, ठीक है जी, एक्लीजिया कार्डिया। बात नहीं प्लीज, इसमें लेके a condition characterized by failure of relaxation of lower sphincter to relax properly। देखिए सिंपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है इनसाइड द एसोफेगस, अगर उसकी रिलैक्सेशन ना हो जाए, वो प्रॉपर्ली रिलैक्स ना हो जाए, एंड द फूड इज नॉट कम फ्रॉम एसोफेगस टू द स्टमक, सो इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्लीजिया कार्डिया, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द एसोफेगस, ठीक है जी। एसोफेगस का एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। अब देखें जो पार्ट एसोफेगस का स्टमक के साथ अटैच होता है ये वाला, इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि इसके अंदर मसल्स होते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसको गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एसोफेगस है, इसके नीचे स्टमक है, तो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको दोनों कहते हैं। नाउ जब हम
फूड खाते हैं व्हेन वी टेक द फूड फ्रॉम आउटसाइड, और फिर खुराक खाने के बाद जब फूड इधर पहुंच जाती है तो इधर के ऊपर एक प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर ये होता है ताकि इस मसल को वो रिलैक्स करे, ताकि फूड आराम से आसानी के साथ एसोफेगस से किधर आ जाए, स्टमक में आ जाए। बट सम टाइम देयर इज़ अ प्रॉब्लम ये है कि जो फूड है वो आ तो जाती है, लेकिन ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है दे इम्प्रॉपरली एंड दे फेल टू रिलैक्स प्रॉपरली, और अगर ये रिलैक्स ना करे तो ये तो कंस्ट्रक्ट रह जाएगी ना, और जब ये कंस्ट्रक्ट रह जाएगी तो फूड पर नीचे नहीं आ सकेगी। तो ऐसा कंडीशन जिसमें एसोफेगस का जो लोअर एंड है वो प्रॉपरली रिलैक्स ना करे, प्रॉपरली ओपन ना करे, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एकलीजिया कार्डिया कहते हैं। ठीक है जी। अब लेके ना इसकी काज लेके कि काज क्या है, इसमें लेके इट इज़ यूजुअली ड्यू टू लॉस ऑफ गैंग्लियनिक सेल। किस वजह से? लॉस ऑफ गैंग्लियनिक सेल। ठीक है, इस एरिया के अंदर गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं, और वो जो गैंग्लियनिक सेल्स है दे रियली हेल्प इन द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन दैट एरिया। लेकिन अगर वो गैंग्लियनिक सेल एब्सेंट रहे तो फिर इस पेशेंट में दिस एरिया विल फेल टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड दैट विल लीड टू एकलीजिया। समझ रहे कि नहीं? एकलीजिया करेगी। लेकिन अब सवाल ये है ना कि जो एसोफेगस है उसके अंदर एक खास एरिया होता है, उसके अंदर ये गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्बिक प्लेक्सस। क्या कहते हैं? ऑर्बिक प्लेक्सस। ये नाम सुने कि नहीं? ऑर्बिक प्लेक्सस। तो आप लोग कहेंगे ना सिंपल कि इफ देयर इज नो गैंग्लियनिक सेल इन द ऑर्बिक प्लेक्सस ऑफ द esophagus, then this area will not able to relax properly and that will lead to a condition known as एकलीजिया। ये क्या करेगी? एकलीजिया करेगी। ठीक है जी। अब देखिए बास पेशेंट आते हैं ना, मतलब ये है कि जिनको एकलीजिया होता है तो उसमें दो तरह की हमें कहानी मिलती है, और ये कम स्टूडेंट को पता होता है कि बास पेशेंट में एकलीजिया होता है, बेरियम स्वालो के ऊपर हमें बर्ड बी का अपीयरेंस भी मिलता है, बट व्हेन वी डू ऑल द इन्वेस्टिगेशन हमें एग्जैक्ट काज पता नहीं चलता है। तो सम टाइम दीज केसेस आर एडियोपैथिक एज वेल। क्या होती है? एडियोपैथिक। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें यह पता चलता है कि गैंग्लियनिक सेल का इशू है। ठीक है जी। और ये बाई बर्थ इशू हो सकता है, या आफ्टर द बर्थ कुछ इन्फेक्शन ऐसी है कि वो किस सेल को डैमेज करती है? गैंग्लियनिक, एंड दैट विल लीड टू एकलीजिया। ठीक है जी। तो लेकिन कॉमन इन्फेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से इन्फेक्शन है दैट कैन लीड टू एकलीजिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे दैट इज कॉल्ड कॉमन इन्फेक्शन। नाउ कॉमन इन्फेक्शन के अंदर रिमेंबर नंबर 1 वेरेसिला जूस्टर वायरस। कौन सा? वेरेसिला जूस्टर वायरस। ठीक है, वेरेसिला जूस्टर वायरस ये शिंगल्स कराती है, लेकिन जो वेरेसिला जूस्टर वायरस है इसकी इन्फेक्शन से भी मतलब पेशेंट को एकलीजिया के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद लेके ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको स्टार करे भाई। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, सोमा क्रूजी। ठीक है जी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी इट इज़ वन ऑफ द पैरासाइट। इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो इन्फेक्शन है, इसके अंदर भी एकलीजिया के चांसेस मरीज को होते हैं। ठीक है जी। अब ट्राइपेनोसोमा क्रूजी ये जब भी इन्फेक्शन कराती हैं इट टारगेट 2 एरियाज, मतलब मेनली एक तो इसके अंदर जनाब स्पेशली जैसे एसोफेगस है ये टारगेट करती है, ये कोलोन को टारगेट कर सकती है, और इवन ये हार्ट को भी टारगेट कर सकती है। ठीक है जी। और ये सब एरिया को जब भी टारगेट करती है ये उसकी डायमीटर बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? डायमीटर बढ़ाती है। जैसे अगर ये हार्ट को टारगेट करेगी इट विल लीड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब उसका जो डायमीटर है उसको बढ़ाएगी। लेकिन जब ये एसोफेगस को टारगेट करती है और ये एकलीजिया करेगी तो मतलब जो फूड है वो फिर एसोफेगस से नीचे तो नहीं जाएगी, तो इट विल काज मेगा एसोफेगस। क्या करेगी? मेगा एसोफेगस। क्योंकि व्हेन फूड इज रिमेन इन द एसोफेगस फॉर लॉन्गर टाइम तो इट विल स्ट्रेच द एसोफेजियल वॉल एंड एसोफेगस बिकम डायलेटेड। क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है। तो मेगा एसोफेगस है कि नहीं? एंड इट कैन आल्सो काज मेगा कोलोन। क्या करा सकती है? मेगा कोलोन। तो मतलब एसोफेगस का साइज बढ़ाना, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज बढ़ जाना, हार्ट का साइज बढ़ जाना, ये ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के अंदर इन्फेक्शन में होता है। ठीक है जी। और इस इन्फेक्शन का नाम है चागास डिजीज। उसका कहते हैं चागास डिजीज। ये नाम सुने कि नहीं? तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि मतलब ऐसा डिजीज जो पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से हो, लेकिन इसके अंदर ऑल दी structure whenever affected it become increase in diameter, that is called Chagas disease। उसका नाम क्या है? Chagas disease। तो Chagas disease is one of the very common for example condition that lead to एकलीजिया। ठीक है जी। तो ये मेगा एसोफेगस कराती हैं। तो ये दो कंडीशन याद रखें, एक वायरल इन्फेक्शन है और एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है कि दीज आर आल्सो
हाईली एसोसिएट विद एकलीजिया। ठीक है जी। देखिए एक मरीज आता है एंड द पेशेंट हैज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। क्या होता है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। उसका हाइपोटेंशन होता है, पेशेंट को जनाब जैसे डिस्पनिया होता है, क्योंकि जब हार्ट के अंदर कंट्रक्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो मतलब सिस्टोल का मतलब क्या है? कंट्रैक्शन है। इफ सिस्टोल इज नॉट देयर द हार्ट विल नॉट एबल टू पंप द ब्लड इनफ टू फीड द बॉडी डिमांड। तो वो कौन सा हार्ट फेलियर है? सिस्टोलिक है। आप लोग खुद बताएं, अगर आप वेंट्रिकल को बियॉन्ड द लिमिट डायलेट करेंगे तो वो दोबारा क्या नहीं करेगी? कंट्रैक्ट। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा कि नहीं? तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के साथ जब भी मरीज को डिस्फेजिया के सिम्टम आ जाए, जब भी मरीज को जैसे रीगर्जिटेटिंग ऑफ द फूड की सिम्टम आ जाए, कफ की सिम्टम आ जाए, एंड व्हेन यू डू बेरियम स्वालो, इसके अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस आ जाए। कौन सा? बर्ड बीक। तो पेशेंट को हार्ट इशू है, लेकिन हार्ट के अंदर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, और एट द सेम टाइम पेशेंट को क्या है? एकलीजिया भी है। तो इन दोनों का जो मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल काज होता है वो चागास डिजीज है। क्या है? चागास डिजीज है। तो चागास डिजीज लिंक्ड एकलीजिया विद डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इट इज लिंक्ड विद मेगाकोलोन। ये किसके साथ आती है? मेगाकोलोन के साथ आती है। ठीक है। अब अगर एक पेशेंट है उसको जैसे एकलीजिया हो जाता है तो लेके व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्लिनिकल फीचर जो है वो कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है। सो नाउ वी आर गेटिंग and we are going to discuss the clinical feature of Chagas disease, sorry that is achalasia। तो नंबर 1 तो लेके पीक एज इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पीक एज। पीक एज मतलब जिसमें 90% ये लोग डायग्नोज होते हैं, दैट इज 25 to 40 ईयर्स। इसको मिडल एज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल एज। तो मतलब एकलीजिया वेरी रेयरली कैन सीन आफ्टर द एज ऑफ 60 और 65। तो मतलब ये है कि ये मिडिल एज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, दैट इज 25 to 40 ईयर्स। ठीक है जी। फिर इसमें लेके जो पेशेंट आते हैं, नंबर 1 डिस्फेजिया के साथ आएंगे। द पेशेंट विल कंप्लेन दैट दे कैन नॉट एबल टू स्वालो द फूड, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग द फूड इज कॉल्ड डिस्फेजिया। ठीक है जी। नंबर 2 आप लोग लिखें, दैट इज कॉल्ड रीगर्जिटेटिंग फूड, मतलब जो फूड नीचे नहीं जा रही वो वापस आएगी माउथ में कि नहीं। तो रीगर्जिटेटिंग फूड हिस्ट्री के साथ आती है, रीगर्जिटेटिंग ऑफ फूड। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद दैट इज ओकेजनल वोमिटिंग, ये वोमिट के साथ आती है, ओकेजनल वोमिटिंग। लेकिन वोमिटिंग की हिस्ट्री इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए द वर्ड आई यूज ओकेजनल। ठीक है जी। फिर इसके बाद 5वें नंबर पे लिखे, दैट इज कॉल्ड अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस। रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट है उसका लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस नहीं खुलता तो वो तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसा फील करेगा कि वो फुल हो गया है। ठीक है जी। लेकिन अगर चीज जो फूड है वो कहाँ पे नहीं आ रही? स्टमक में नहीं आ रही है। तो एसोफेगस में फूड रहेगा, और एसोफेगस जैसे बढ़ जाता है तो द पेशेंट विल फील सेंसेशन ऑफ फुलनेस। ठीक है जी। तो अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस, मरीज को अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस फील होती है। ठीक है जी। एक तो ये है। फिर जो फूड है वो नीचे नहीं जा रही, और जब वो नीचे नहीं जाएगी स्टमक को नहीं मिलेगी, इंटेस्टाइन को नहीं मिलेगी, तो ना डाइजेशन हो रही है ना एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो लेके वेट लॉस क्या होगी? वेट लॉस। लेकिन जो वेट लॉस है इट विल बी दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। आहिस्ता आहिस्ता एक पेशेंट के जो वजन है उसमें कमी आती है। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड वेट लॉस। तो वेट लॉस आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। ये क्या होती है? प्रोग्रेसिव। आहिस्ता आहिस्ता जो है विद द टाइम इन पेशेंट की जो वेट है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। ओके, देखिए अब आप लोगों ने NRE 1 के अंदर कुछ चीज़ें जो केयरफुल याद रखनी है। अगर एग्जामिनर ये कहता है द पेशेंट हैज़ सिग्निफिकेंट वेट लॉस, क्या सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब इट इज़ द अलार्मिंग साइन कि मतलब कम टाइम में ज़्यादा वजन कम होना, इसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट वेट लॉस। इट मे बी अ क्लू टुवर्ड मैलिग्नेंसी। ये क्या है? मैलिग्नेंसी है, क्योंकि जो कैंसर होते हैं उनमें एकदम वेट गिर जाता है। ठीक है जी। वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन बस क्रोनिक कंडीशन होती है, लेकिन वो कैंसर नहीं होता, तो उसमें जो वेट लॉस है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे 3 मंथ्स के अंदर 2 kg वेट लॉस, जैसे 4 मंथ्स के अंदर 4 kg वेट लॉस। पेशेंट कहेगा कि मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता, मैं फास्टिंग भी नहीं करता, बट उसका फिर भी जो वज़न है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। लेकिन अगर वो कहे कि 1 महीने में 10 kg वेट लॉस, अगर वो कहे कि 2 महीने में 12 kg वेट लॉस, इसको फिर सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं। तो वेट लॉस की जो फीचर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आइदर प्रोग्रेसिव और सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेट लॉस होता है। अब आपके पास एक मरीज आता है 35 साल का, 38 साल का, कि डॉक्टर साहब मैं जब भी कोई खाना खाता हूँ तो एक तो खाना खाते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थ्रोट के अंदर कोई स्वेलिंग है, क्योंकि जब एसोफेगस डायलेट होता है इट विल गिव राइज टू फीलिंग ऑफ लंप। क्या? फीलिंग ऑफ लंप। मुझे यहाँ पे जैसे थ्रोट में कोई चीज़ फील होता है,
जब भी खाना खाता हूँ बस 2-3 नवाले लेने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने बस सब सारा खा लिया, मैं फुल हो गया। अगरचे मुझे बाद में जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि जब वो उस खाने को बाहर वॉमिट करेगा तो दोबारा उसको भूख तो लगेगी, क्योंकि द फूड इज़ नॉट रीच इनटू द स्टमक। तो अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस डिस्फेजिया के साथ आएगा। तो इस तरह के सिम्टम जो है ये बहुत सारे और कंडीशन में भी होते हैं। तो एकलीजिया को हम सिर्फ सिम्टम की बेस पर डायग्नोज नहीं कर सकते, हमें सिम्टम जो है ना सुनने को मिले तो हम फिर आगे लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन। क्या चीज़? इन्वेस्टिगेशन। तो लेके हाउ टू डायग्नोज द कंडीशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि हमने इन पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला काम करना है दैट इज़ बेरियम स्वालो। क्या करेंगे? बेरियम स्वालो। सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट इन दी एकलीजिया कार्डिया दैट इज कॉल्ड बेरियम स्वालो। हम इस पेशेंट को एक बेरियम स्वालो का मतलब होता है कि एक चीज़ खिलाते हैं, एजेंट देते हैं, वो खिलाते हैं मतलब, और वो जब पास होता है एक डाई होता है और एट द सेम टाइम हम एक्सरे ले रहे होते हैं, तो मतलब हम ये देखते हैं कि ये डाई कहाँ तक जाती है। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल एसोफेगस में हमने वो डाई छोड़ दी है यहाँ से फॉर एग्जांपल, तो वो इस पूरे एसोफेगस में फैलेगी कि नहीं? तो हमें ये एसोफेगस नज़र आएगी, नज़र आएगी, नज़र आएगी, लेकिन यहाँ के बाद वो डाई नीचे नहीं जाएगी, लेकिन वो कोशिश करेगी कि मैं नीचे जाऊँ। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पहले से फूड पड़ा है वो भी तो इस एरिया पे प्रेशर लगा रही है कि नहीं, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर की वजह से इस फिंगर को बाहर की तरफ तो ऐसे थोड़ी सी निकाल सकती है, लेकिन ये प्रॉपर इसको ओपन नहीं कर पाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो एसोफेगस है इट विल बी वेरी डायलेटेड। क्या लगेगा? डायलेटेड। लेकिन जो लोअर एंड है इट बिकम वेरी नियरो, क्योंकि दिस एरिया इज इम्प्रॉपर टू रिलैक्स प्रॉपरली। समझ रहे कि नहीं? सो दिस एरिया विल बी लुक लाइक बीक, जो चोंच की तरह हमें नजर आएगी, और दिस विल बी लाइक अ होल बर्ड, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो जब भी बेरियम स्वालो के ऊपर देयर इज अ बर्ड बीक अपीयरेंस, थिंक अबाउट इट विल बी एकलीजिया कार्डिया। ठीक है जी। तो ये बर्ड बीक अपीयरेंस है, ये एनआरई 1 में आता है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड बर्ड बीक अपीयरेंस। तो बर्ड बीक अपीयरेंस जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए, रिमेंबर इट इज अ क्लू टुवर्ड एकलीजिया कार्डिया। ठीक है जी। बर्ड बीक अपीयरेंस, इसको हम रेड टेल अपीयरेंस भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड टेल अपीयरेंस। ठीक है, रेड टेल अपीयरेंस कि मतलब ये रेड टेल की तरह है। ठीक है जी। यहाँ पे जो टेल है इट इज लाइक द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस व्हिच इज नॉट प्रॉपर्ली रिलैक्स। ठीक है जी। और जो रेड है इट एक्ट एज अ होल एसोफेगस, तो इसको हम रेड टेल अपीयरेंस कहते हैं या हम बर्ड बीक अपीयरेंस भी कहते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि बर्ड बीक अपीयरेंस से तो हमें ये पता चलता है कि एसोफेगस का जो लोअर एंड है वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाता। आप लोग को थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ सर्जरी के लिए, ताकि आप लोग अच्छे सीखे। देखें मिसाल के तौर पे इफ दिस इज द एसोफेगस, ठीक है, ये एसोफेगस है और ये न किसी को आता है, जिसने जहाँ से भी पढ़ा है, नो बडी नो अबाउट दिस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। तो फोकस करें। अब ये एसोफेगस है, इसका ये लोअर एंड है। ठीक है जी। और ये स्टमक है। ठीक है जी। ये स्टमक है इस तरह, फिर इस तरह ये भी एसोफेगस है। ठीक है जी। और इसके साथ भी कनेक्ट क्या होता है? स्टमक कनेक्ट होता है। नाउ रिमेंबर, अगर इस स्फिंक्टर के अंदर अपना इशू है, जैसे गैंग्लियनिक सेल का एब्सेंट होना एंड दिस एरिया नॉट एबल टू रिलैक्स प्रॉपर्ली, दैट विल बी एकलीजिया। तो मतलब इसमें भी जो फूड आएगा वो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, तो एरिया नेरो होगा कि नहीं? दैट बिकम नेरो एंड दिस बिकम डायलेटेड। ठीक है जी। एक पॉइंट तो ये है। लेकिन अब सवाल ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें, कभी कभार क्या होता है एसोफेगस के बाहर यहाँ पे ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर। नाउ दैट ट्यूमर कंप्रेस एसोफेगस फ्रॉम आउटसाइड, और ये ट्यूमर जब इसको कंप्रेस करेगी तो ये एरिया नेरो होगा कि वाइडर? नेरो, वो भी फिर नीचे फूड नहीं आ जाएगा। ठीक है जी। या तो इस एरिया के अंदर फाइब्रोसिस है या इस एरिया के अंदर बाहर कोई ट्यूमर है एंड दैट लीड टू कंप्रेशन इफेक्ट ऑन द एसोफेगस और इट बिकम दिस एरिया नेरो। तो ये बंदा जब फूड खाएगा तो वो भी नीचे नहीं जाएगा। तो इन दोनों में जब आप बेरियम स्वालो करते हैं तो दोनों के अंदर हमें क्या नजर आएगी? बर्ड बीक अपीयरेंस। तो एवरी बर्ड बीक अपीयरेंस इज आल्सो नॉट एकलीजिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसा ना हो कि तुमने नारी वन में बर्ड बीक को देखा और एकलीजिया पे टप्पा मारा, ऐसा नहीं है। यू मस्ट नो, यू मस्ट रीड द एमसीक्यू प्रॉपर कि वो क्या पूछ रहे, समझ रहे कि नहीं? इसलिए कभी कभार हम अपने हिसाब से ठीक करके आते हैं, लेकिन उसके हिसाब से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उसने आगे कुछ ना कुछ ऐसी 2-3 बातें बताई होती है जो एग्जैक्टली उस डायग्नोस की तरफ नहीं होती है। ठीक है जी। तो अगर वो कहते हैं बर्ड बीक अपीयरेंस है, लेकिन वो ये बताते हैं कि भाई बंदे का एज मोर देन 50 ईयर्स है, क्या है? मोर देन 50, तो फिर एकलीजिया के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
क्योंकि जो एक्लेजिया है उसकी 90% केसेस वो 25 से 40 मतलब यह है कि 40 ईयर्स में आते हैं मिडिल एज में, लेकिन यहाँ पे एज 50 प्लस हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, बर्ड बीक इसमें भी है, बर्ड बीक इसमें भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे मसल टोन का मसला नहीं है, यहाँ पे कंप्रेशन इफेक्ट का मसला है। समझ रहे कि नहीं? अगर हम ये ट्यूमर हटाए तो मतलब फिर एसोफेगस नॉर्मल काम करेगा कि नहीं? यस नॉर्मल। लेकिन इसमें अगर हम एसोफेगस को देखें तो इंटरनली खराब है। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा कंडीशन जो हमें एक्लेजिया जैसा दिखे लेकिन वो रियल में एक्लेजिया ना हो, and it is due to malignancy या mass which compress that area of esophagus which look like achalasia and they gives rise the symptom of achalasia but they are not real of achalasia, it is called pseudoachalasia। इसका नाम क्या है? pseudoachalasia है। ठीक है जी। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड pseudoachalasia। तो इसका अलग नाम है। ठीक है जी, pseudoachalasia। तो pseudoachalasia और एक्लेजिया ट्रू इसमें फ़र्क होता है। ठीक है जी। जो ट्रू एक्लेजिया है वह मिडिल एज के अंदर कॉमन है, जो सूडो एक्लेजिया है वो ओल्डर एज के अंदर कॉमन है। जो एक्लेजिया है ट्रू इसमें प्रोग्रेसिव वेट लॉस होती है, जो सूडो एक्लेजिया है उसमें सिग्निफिकेंट वेट लॉस होती है, क्योंकि इसका मोस्ट लाइकली जो काज होता है वो ट्यूमर है, वो मैलिग्नेंसी है। और जो में एक्लेजिया ना हो, and it is due to malignancy या mass which compress that